कहानी की शुरुआत एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जो अपनी ताकत साबित करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे सीधे नदी में छलांग लगा देता है और वहां से एक सांप को पकड़ लाता है। लेकिन वो सांप को काबू नहीं कर पाता। जैसे ही वो उससे लड़ने ही वाला होता है, अचानक वो सांप एक खूबसूरत औरत के रूप में बदल जाता है और इंसानी आवाज में लोते हुए उससे विनती करता है, मुझे जाने दो, जिस दिन तुम्हारा पोता जन्म लेगा मैं उसे जीवन भर सुख समृद्धि दूंगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। जैसे ही बुजुर्ग ये सुनता है कि बात उसके होने वाले पोते की है, उसका दिल पिघल जाता है और वो बिना कुछ सोचे उस औरत को छोड़ देता है। शुरुआत में घरवाले इस बात को उसकी सनक समझकर मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने वाला होता है। जिस दिन उस बुजुर्ग के पोते का जन्म होता है, उसी दिन आसमान अचानक काले बादलों से भर जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और गांव के बाहर की नदी उफान मारते हुए सीधे उनके घर तक पहुंच जाती है। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन उस बच्चे की मां प्रसव पीड़ा के कारण घर में ही फंसी रह जाती है। हर कोई डर से कांप रहा होता है, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। वो बस आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी एक जोरदार बिजली गिरती है, घर जोर से हिल उठता है और अगले ही पल एक और भयानक धमाका होता है। काले पानी की लहरें सीधे आंगन में घुस जाती हैं। गांव वाले इसे अपशगुन मानते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हंस पड़ता है और कहता है, ये कोई बुरा संकेत नहीं है, ये तो वरदान है। जल देवता मेरे पोते के लिए दुल्हन भेज रहे हैं। उस दिन के बाद से वो बुजुर्ग पूरी तरह बदल जाता है, जैसे पागल हो गया हो। वो दिन रात एक पुरानी रहस्यमयी किताब में डूबा रहता है और उसी अजीब औरत को अपने कमरे में ले आता है। जब वो बच्चा 5 साल का होता है, तब बुजुर्ग उसे मिठाई देकर कहता है, देख, इसमें तेरी होने वाली पत्नी है। इसके बाद अगले 10 सालों तक वो बुजुर्ग उस बच्चे को रहस्यमयी ज्ञान सिखाता रहता है। समय बीतता है और जब वो लड़का 18 साल का होता है, तब बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले वो उसका हाथ पकड़कर 2 बातें कहता है। पहली, उसकी मौत के बाद उसे एक अजीब ताबूत में दफनाया जाए और लोग उसे छीनने आएंगे। दूसरी, उस औरत का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। लड़का रोता है, लेकिन खुद को संभालते हुए अपने चाचा के साथ ताबूत खोलता है। उसे लगता है कि अंदर कुछ सामान्य चीजें होंगी, लेकिन जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत शांत अवस्था में लेटी होती है। तभी ताबूत से एक अजीब सी खुशबू फैलने लगती है, जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। लड़के का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण खुशबू नहीं है, बल्कि एक दिव्य आभा है जो बुरे इरादों वाले लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। उसे दादा की बात का असली मतलब समझ आ जाता है। वो सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे उसके पिता गुस्से से कांप उठते हैं और ताबूत पर लात मार देते हैं। चाचा उससे पूछते हैं, अब क्या करना चाहिए। लड़के के मन में आता है कि इसे जला दिया जाए, लेकिन दादा की चेतावनी उसे रोक देती है। आखिरकार वो फैसला करता है, इसे पीछे पहाड़ के पुराने मकान में ले चलते हैं। वो गांव वालों को हटाता है, उस औरत को काले कपड़े में लपेटता है और अकेले पहाड़ की ओर ले जाता है। वो उसे एक साफ कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है। रास्ते में हवा लगने से खुशबू थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगता है, उसे महसूस होता है कि कोई ठंडी नजर उसे घूर रही है। वो डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वो औरत वैसी ही पड़ी रहती है। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। जाते जाते उसे एक चमकती हुई किताब गिरती हुई दिखाई देती है, जो उसी औरत के शरीर से गिरती है। डरते हुए वो उसे उठाकर वापस रख देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन एक रात उसे अजीब बेचैनी महसूस होती है। वो फिर उसी पहाड़ वाले घर की ओर जाता है। रास्ते में उसे कुछ काले साए दिखाई देते हैं, जो उसी मकान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। छिपकर देखने पर उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं, बल्कि अजीब कठपुतलियां हैं और उनके साथ एक लाल कपड़ों में लिपटा हुआ रहस्यमयी प्राणी है। वो प्राणी कहता है, मेरी पत्नी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनते ही लड़के के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो उस पर पत्थर फेंक देता है। वो प्राणी गिरता है, लेकिन तुरंत उठकर चिल्लाता है, कौन है। अगले ही पल वो लड़के के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसके हाथ पर गहरा घाव कर देता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तूने मेरे काम में दखल दिया है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़का भी पीछे हटने वाला नहीं होता, लेकिन तभी उस प्राणी की आंखों से हरी रोशनी निकलती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो जाल में फंस चुका है। आखिरी कोशिश में वो अपनी जीभ काट लेता है, दर्द से होश में आता है और तुरंत एक ताबीज फेंक देता है। ताबीज के गिरते ही वहां मौजूद सारी कठपुतलियां जलकर राख हो जाती हैं और उनके अंदर छिपे छोटे छोटे जीव भागने लगते हैं। वो दुष्ट प्राणी गुस्से से उसे घूरता है और दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उसे रोक देता है। तभी वो अचानक जहरीली गैस छोड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो और उसके सारे साथी अचानक गायब हो जाते हैं। लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर लेटी उस औरत पर पड़ती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अगर तू ना होती तो मेरी ये हालत ना होती। वो बड़बड़ाते हुए कपड़े बदलता है, फिर उसे घूरता रहता है, समझ नहीं पाता कि अब क्या करे, और शायद थकान या उस अजीब माहौल के असर में वो उसी बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। जैसे ही वो लेटता है, कमरे की रहस्यमयी आभा अचानक गहरी हो जाती है। एक गर्म लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है और कुछ ही पलों में उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। पलकें भारी हो जाती हैं। तभी उसे पास से सरसराहट सुनाई देती है, जैसे उस औरत के अंदर कोई शक्ति जाग रही हो। और तभी अचानक उसके होठों पर एक ठंडा नरम स्पर्श महसूस होता है, कोमल, शांत और अजीब सुकून देने वाला। और कुछ ही सेकंड बाद सब फिर शांत हो जाता है। वो औरत फिर से वैसे ही लेट जाती है और लड़का गहरी नींद में डूब जाता है।
अगली सुबह वो घबरा कर उठता है। सबसे पहले उसी औरत को देखता है। वो अब भी शांत पड़ी होती है, लेकिन इस बार उसका शरीर थोड़ा किनारे खिसका हुआ लगता है, जैसे वो दूरी बना रही हो। लड़के के मन में शक होता है कि क्या वो सच में होश में थी। वो हिम्मत करके उसकी धड़कन जांचता है, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। उसके गाल जलने लगते हैं और वो धीरे से कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर वो उसके नीचे से वो पुरानी किताब निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो मकान से बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक छोटा सा जीव चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। वो उसे अनदेखा कर घर पहुंचता है और कमरे में बंद होकर किताब खोलता है और देखते ही सन्न रह जाता है। ये उसी रहस्यमयी किताब का दूसरा भाग होता है। अब उसे समझ आता है कि उसके दादा की साधना अधूरी क्यों थी, क्योंकि उनके पास इसका मुख्य हिस्सा नहीं था और ये किताब उन्होंने नहीं छोड़ी थी, बल्कि उस औरत के कबीले से आई थी। किताब में लिखी बातें उसकी समझ से परे थीं और उसकी पूरी सोच को हिला देने वाली थीं। अगले दिन वो एक मुर्गा पकड़कर फिर उसी पुराने मकान की तरफ जाता है। रास्ते में वही छोटा जीव अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। लड़का मन ही मन मुस्कुराता है। आज सब एक साथ फंसेंगे। वो आंगन में मुर्गा पकाता है और जाल बिछाता है। मांस का हिस्सा जंगल में फेंकता है और बाकी जगह जगह जाल लगाकर इंतजार करता है, लेकिन सुबह से शाम तक कुछ नहीं होता। वो सोचता है, क्या हुआंग जीवी ये डर गया? तभी उसका ध्यान फिर उस औरत पर जाता है और जैसे ही वो उसकी धड़कन जांचने आगे बढ़ता है, ठक 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 दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डर कर पूछता है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा खोलता है तो बाहर सन्नाटा होता है और जमीन पर सोने जैसे दाने पड़े होते हैं। वो समझ जाता है ये उसे बहलाने की चाल है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी बाहर झाड़ियों में सरसराहट होती है और वो कोने में छिपकर देखने लगता है। कुछ देर बाद हुआंग जीविये खुद आता है, चारों तरफ सूंघते हुए, लेकिन जाल में फंसने से पहले रुक जाता है और अपने छोटे साथियों को आगे भेज देता है। जैसे ही वे जाल में फंसते हैं, तड़पने लगते हैं। तभी हुआंग जीविये खिड़की से हरी जहरीली धुंध छोड़ता है, जिससे लड़के का सिर घूमने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो हंसते हुए अंदर आता है, लेकिन तभी लड़के के शरीर के अंदर से एक गर्म ऊर्जा उठती है जो पूरी माया को तोड़ देती है। लड़का समझ जाता है कि अब खेल पलट चुका है, लेकिन दिखावा करता है कि वो अब भी फंसा है। हुआंग जीविये निश्चिंत होकर बिस्तर के पास जाता है और उस औरत को अनमोल खजाने की तरह देखकर उसकी शक्ति खींचने लगता है। तभी लड़का अचानक वार करता है और वार सीधा उसकी पीठ में लगता है। वो चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर भर जाता है, क्योंकि वो लड़के को नहीं बल्कि उस औरत को देख रहा होता है। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और इस बार वो औरत अपनी आंखें खोल चुकी होती है। हुआंग जीविये कांपते हुए कहता है, ये औरत कहाँ से लाया तू? ये तेरे बस की नहीं। लड़का ठंडे स्वर में जवाब देता है, ये मेरी पत्नी है। वो हंसकर कहता है, अज्ञानी इंसान, 7 दिन, बस 7 दिन और उसकी शक्ति स्थिर हो जाएगी और फिर तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसका चेहरा अचानक डर से भर जाता है। वो लड़के के पीछे देख रहा होता है। लड़का इसे चाल समझकर फिर वार करता है, लेकिन हुआंग जीविये भाग जाता है और बाहर जाकर चिल्लाता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। लड़का पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो औरत अब सीधी बैठ चुकी है। वो कुछ पल के लिए जड़ हो जाता है, फिर डरते हुए कहता है, डराओ मत, मैंने उसे भगा दिया। दादा ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। जैसे ही वो ये कहता है, वो औरत फिर से शांत होकर लेट जाती है। बाहर खड़ा हुआंग जीविये ये सब देखकर हैरान रह जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, रुक जा, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा, और वहां से भाग जाता है। लेकिन लड़का उसे ऐसे जाने देने वाला नहीं होता। उसके सारे छोटे साथी पहले ही जाल में फंस चुके होते हैं। वो उन्हें एक लोहे के पिंजरे में बंद करता है और आंगन में ऊंचा लटकाता है। फिर अंधेरे जंगल की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, आज रात आकर बात खत्म कर, वरना सुबह तेरे इन चेलों की हालत ऐसी करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। उसके जाने के बाद लड़का दरवाजा बंद करके धीरे धीरे वापस कमरे में आता है और बिस्तर पर शांति से पड़ी उस स्त्री के निर्जीव शरीर को देखकर उसकी आंखों के सामने माँ के चेहरे की चिंता घूम जाती है। उसे अंदर से एहसास हो जाता है कि अब इस मामले को ज्यादा देर तक टालना संभव नहीं है। लेकिन सच यही था कि उसमें उसे आग लगाकर खत्म करने की हिम्मत भी नहीं थी। बिस्तर के किनारे बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह वो उठते ही आदतन उसके सीने पर हाथ रखकर धड़कन महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी सब कुछ वैसा ही होता है, कोई धड़कन नहीं। वो एक लंबी सांस लेकर बाहर आंगन में आता है, जहां पिंजरे में बंद छोटे पीले जीव डर के मारे सिमटे हुए कांप रहे होते हैं। वो ठंडे स्वर में कहता है कि अगर उनका मालिक सामने आने की हिम्मत नहीं करता तो उसे खुद कठोर बनना पड़ेगा। वो पिंजरा नीचे उतारता है, एक पुरानी धारदार कुल्हाड़ी उठाता है और पत्थर पर बैठकर उसे तेज करने लगता है। उस घिसने की तेज आवाज से पिंजरे में बंद जीव और भी सहम जाते हैं। वो धीरे धीरे खुद से कहता रहता है कि गलती इनकी नहीं, इनके मालिक की है, जिसने इन्हें मुसीबत में डाला है। काफी देर तक कोई नहीं आता और धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगता है। मन में हिंसा का भाव उठने लगता है। जैसे ही वो एक जीव को पकड़कर जमीन पर रखने ही वाला होता है, तभी दूर से वही हुआंग जीविये घबराया हुआ भागता हुआ आता है और चापलूसी भरे स्वर में माफी मांगने लगता है। उसके हाथ में एक डिब्बा होता है जिसमें एक सुंदर कंगन रखा होता है। लड़का हवा में कुल्हाड़ी घुमाते हुए उससे पूछता है कि अब क्या चाहता है। वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है,
सर झुकाकर अपनी गलती मानता है और कसम खाता है कि दोबारा उसे परेशान नहीं करेगा। यहाँ तक कि अपनी साधना की शपथ भी लेता है। उसकी हालत देखकर लड़का फैसला करता है कि बात यहीं खत्म कर देना बेहतर है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी वो पीला प्राणी गंभीर होकर उसे चेतावनी देता है कि इन दिनों पहाड़ों में कोई बेहद खतरनाक शक्ति आ चुकी है और उसे सावधान रहना चाहिए। लड़का हल्के व्यंग में पूछता है कि जो खुद को इस इलाके का मालिक बताता था वो अब डर क्यों रहा है। वो झेप कर मान जाता है कि उस शक्ति के सामने उसकी भी नहीं चलती। उसकी बातों में सच्चाई महसूस होती है, इसलिए लड़का बाकी जीवों को भी आजाद कर देता है। लेकिन जैसे ही वे मुक्त होते हैं उसका व्यवहार बदल जाता है और वो गर्व के साथ जाने लगता है। लड़का उसे रोककर आखिरी चेतावनी देता है कि दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश न करे वरना अंजाम बुरा होगा। वो डर कर मान जाता है और कहता है कि जो शर्त रखनी हो रख लो। तब लड़का उससे कहता है कि आगे से पहाड़ों में होने वाली हर हलचल की खबर उसे देगा। वो तुरंत हामी भरता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है।